Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे मेरे पास दो सेल हैं, एक की ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक की ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और ये दोनों किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कांटेक्ट में हो और दूसरी चीज दोनों ही सेल्स में दो या दो से ज्यादा जितने भी लगे हैं सभी सेल्स में से जो करंट फ्लो हो वो क्या हो? सेम करंट फ्लो। क्योंकि सीरीज की सबसे मेन कंडीशन होती है कि जो भी कंपोनेंट सीरीज में लगा हो उसमें से सेम ही करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेल्स में से आई करंट फ्लो कर रहा है और बाहर मैंने एक बल्ब लगाया है। इसका कोई काम नहीं, बस सर्किट कंप्लीट करने के लिए बल्ब लगाया है। तो इन दोनों सेल्स में से जो टोटल करंट निकला वो आई करंट यहां से फ्लो करके यहां वापस आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों सेल्स की जगह एक सिंगल सेल लगा दूं जो वही सेम काम करे जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं। मतलब क्या है? ये दोनों मिलके आई करंट दे रहे हैं इस बल्ब को, तो ये जो है मैंने यहां पे बनाया इक्विवेलेंट सेल। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनके जो सेल आएगा जो सेम ही काम करेगा। मतलब अगर ये दोनों मिलके आई करंट दे रहे हैं तो ये अकेला ही मिलके कितना करंट देगा? आई करंट देगा। तो बस वही बताना है कि इस केस में आप वो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालोगे कैसे ढूंढोगे कि वो सेल कैसे बनेगा जब बहुत सारे आपके सेल्स जो हैं वो सीरीज में लगे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए और बी के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। टीपीडी अक्रॉस ए एंड बी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं सेल 1 का अक्रॉस ए एंड बी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या था? हायर पोटेंशियल का पॉइंट। यहां हायर पोटेंशियल है क्योंकि करंट हायर से किधर जाता है? लोअर की तरफ जाता है। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब सेल के केस में बच्चों बताओ मुझे टीपीडी निकलता कैसे था? इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ना कि ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू V प्लस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V क्या हो जाएगा यहाँ पे? E माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। कितना इंटरनल रेजिस्टेंस? R1 और EMF कितनी है? E1। सो दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल AB। अब हम निकालेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल E2, मतलब अक्रॉस B एंड C। तो यहां पे हायर पोटेंशियल क्या होएगा? करंट। देखो बच्चे ये कंफ्यूज मत होना कि सर करंट तो इधर से इधर आ रहा है। बच्चे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है तो ऑब्वियस है ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला लोअर पे होगा। करंट इधर से इधर जा रहा है, तभी ये मैंने सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक छोटा सा बल्ब ऊपर लगाया। तो B वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और C वाला लोअर पोटेंशियल पे, तो इसको लिखोगे VB माइनस VC। और निकलेगा कैसे? वही सेम चीज बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल E2 माइनस आई इंटू R2, ये चीज होगा। और अगर मैं अब आपको बोलूं कि इन दोनों इक्वेशंस को, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, और ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2को। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब आप ऐड करोगे इस साइड आएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, और इधर आएगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ये VB कैंसिल, तो ये आ गया VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इकट्ठे लिख दिए। अगली टर्म में से मैंने क्या किया? माइनस कॉमन निकाला, आई कॉमन निकाला, ये वाली टर्म और इस टर्म में से माइनस आई कॉमन, अंदर क्या बचा? R1 प्लस R2। सो व्हाट इज दिस? VA माइनस VC। दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। दिस इज योर TPD अक्रॉस A एंड C। तो मतलब यहां से लेके यहां तक इन दोनों सेल्स ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है? दिस वन। इस सेल के क्रॉस उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या रहता है? सेम। तो इन दोनों सेल्स ने मिलके इस बल्ब के क्रॉस दैट इज AC के क्रॉस कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया? ये वाला। अब मैं अगर इन दोनों की जगह एक सिंगल सेल लगा रहा हूं जिसकी EMF E इक्विवेलेंट है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, तो ये कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा A और C में? तो वो कैसे निकलेगा? TPD अक्रॉस A एंड C। कैसे निकलेगा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू इस इक्विवेलेंट सेल की EMF E इक्विवेलेंट माइनस करंट। तो सेम ही भेजना है, मैंने बोला कि वो दो मिलके जो काम कर रहे हैं इसने अकेले ने करना है वो काम। तो करंट सेम I और रेजिस्टेंस कितना है इसका? R इक्विवेलेंट। अब सब कुछ सेम करना है।
हमने क्या बोला, बस दो को हटाकर एक सिंगल लगाना है, बाकी सब कुछ सेम रहना चाहिए। मतलब इस बल्ब के क्रॉस करंट सेम जाना चाहिए, इस बल्ब के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका मतलब VA माइनस VC जो यहां पे आया और VA माइनस VC जो यहां पे आया, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तभी तो इक्विवेलेंट EMF निकलेगा जब ये वाला सेल सेम काम करेगा। तो हम क्या कर देंगे, अब इसको इक्वेशन 3 बना देते हैं और इसको इक्वेशन 4 बना देते हैं और इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4। तो जब आप इक्वेट करोगे तो E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस वन, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। तो जब आपने कंपेयर किया बच्चों तो आपको क्या मिला कि जो E इक्विवेलेंट होगा इस केस में वो कैसे निकलेगा, सभी सेल्स की EMF को ऐड करके, और जो आपका I है वो तो सेम है यहां पे देखो, और जो R इक्विवेलेंट होगा वो कैसे निकलेगा, सभी सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करके। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला बच्चों, इफ देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो उन n सेल्स की जगह जो आप इक्विवेलेंट सेल लगाओगे उसकी EMF कैसे निकलेगी, सभी सेल्स की EMF को ऐड कर दोगे। वहीं उस केस में आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट सभी सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दोगे, जो नॉर्मली भी आपको पता है सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, ऐड करके। तो ये आ गए आपके जर्नल रिजल्ट, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। तो ये है आपका जर्नल रिजल्ट कि अगर n नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं तो टोटल EMF के लिए ऐड कर दो सीधे, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी क्या कर दोगे, अब आप ऐड कर दोगे। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, अगर ये सारे सेल्स आइडेंटिकल सेल हुए, आइडेंटिकल सेल्स का मतलब क्या है कि ये फोटोकॉपी है, मतलब सभी सेल्स की जो बच्चे EMF है वो इक्वल है। तो सभी की EMF इक्वल है, मतलब E1 E2 E so on En, सभी की EMF को हम लेट कर लेते हैं E, और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तभी बोला मैंने फोटोकॉपी की पहचानना मुश्किल है कि कौन सा पहला सेल है कौन सा दूसरा सेल, क्योंकि सारे क्या है सेम, सभी की EMF सेम, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। तो अगर ये कभी भी आपको वर्ड आ गया ना आइडेंटिकल सेल, तो आपने सीधा फॉर्मूला लगा देना कि इस केस में जो आपकी E इक्विवेलेंट होगी वो किसके इक्वल होगा। आप तो सोचो बच्चे, अगर ये E प्लस E दोनों सेम होते तो 2E आंसर आता, अगर 3 सेल लगे होते तीनों सेम होते तो E प्लस E प्लस E कितना होता है 3E। यहाँ पे कितने सेल्स बोले मैंने, n सेल्स, तो कितना आंसर आएगा n इंटू E। तो ये याद रखना है कि कभी भी आइडेंटिकल सेल सीरीज में लगे हैं तो उनकी इक्विवेलेंट EMF के लिए आपने क्या करना है, n इंटू E कर देना है, और n क्या होगा, कितने सेल सीरीज में लगे। सिमिलरली R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या करोगे, वो भी सेम ऐड हो रहे हैं, तो एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R, सभी का ही R है, तो क्या हो जाएगा टोटल n इंटू R। तो ये रिजल्ट्स आपने यहाँ पे याद करने हैं आइडेंटिकल के। इसी के साथ एक पॉइंट और समझाता हूं मैं आपको, देखो ये अगर सेल्स है, दिस वन लाइक दिस, दिस एंड दिस, ये सभी किस में लगे, सीरीज में लगे, आप बोलोगे है ना, इसकी EMF E1 मान लो, इसकी EMF E2, इसकी EMF E3, इसकी EMF E4, ये यहां से ऐसे करंट जा रहा है। अब ये सारे बच्चे सेल सीरीज में तो लगे हैं, पर यहां पे देखो थोड़ा सा यहां पे हमें कुछ डिफरेंस सा दिख रहा है। वो क्या डिफरेंस है, सभी सेल्स में से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। दैट इज गुड, हमें पता है कि सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट बाहर निकलता है, पर इस सेल में क्या हो रहा है, इस सेल में जो है करंट नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं। निकल सभी में से सेम रहा है क्योंकि ये सारे लगे किसमें, सीरीज में लगे, पर ये थोड़ा उल्टा लगा है, ये क्लास का शरारती बच्चा है ना, उल्टा लगा हुआ है। तो इस केस में आपने E इक्विवेलेंट कैसे निकालना है बच्चों, जो सीधे लगे हैं उनको प्लस कर दो, और जो उल्टा लगा है उसको पनिशमेंट के तौर पे माइनस करना है आपने। बस ये चीज का एक ध्यान रखना है कि कभी भी आपकी क्लास में कोई शरारती बच्चा आ गया तो उसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। पर रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें सारे ही आपके क्या होंगे, प्लस होंगे, क्योंकि जब सारे शरारती होंगे, सारे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो कौन सीधा कौन उल्टा, है ना, तो सारे रेजिस्टेंस क्या होंगे, ऐड होंगे। तो दिस इज ऑल द कंसेप्ट अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। डेरिवेशन पार्ट के चांसेस आपको पेपर में बहुत कम होते हैं, लाइक 10 to 15%, पर इसका जो कंसेप्ट है वो न्यूमेरिकल में बहुत आता है, स्पेशली ये आइडेंटिकल सेल वाला, तो इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो सेल्स है वो मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में देंगे। आपने सीरीज में बहुत सारे सेल्स लगा दिए, आप चाहते हो कि मैं इन सेल से मैक्सिमम करंट लूं, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, पहले उसकी बात करते हैं। तो बच्चों यहां पे देखो मेरे पास n आइडेंटिकल सेल्स है, मेक श्योर दीज ऑल आर आइडेंटिकल सेल्स,
आइडेंटिकल सेल है तो मैं सभी की ईएमएफ को ई मान लेता हूं, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लेता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सारे आइडेंटिकल आप समझ लेना, सभी की ईएमएफ ई होगी और सभी सेल्स की इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। ठीक है, इसको कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है इस तरह। तो अब आपने बताना है कि कब आपके सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा। तो सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, आप पीछे पढ़ के आए हो, I इज इक्वल टू ईएमएफ ओवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। पिछली वीडियो में सिखाया था ना कि भी सेल में से कितना करंट आ रहा है उसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है। पर यहाँ पे अब एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं, तो फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज आएगा। वो क्या आएगा, यहाँ पे E इक्विवेलेंट आएगा और यहाँ पे R इक्विवेलेंट आएगा। और अगर बाहर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते तो यहाँ पे भी क्या आ जाता, कैपिटल R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब एक सेल नहीं है इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ लेनी पड़ेगी और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। अब क्योंकि n सेल्स सीरीज में लगे तो n सेल्स का E इक्विवेलेंट क्या होता है, Ne अकॉर्डिंग टू द स्पेशल केस। उसके बाद R इक्विवेलेंट क्या होएगा, Nr अकॉर्डिंग टू द स्पेशल केस। तो वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे, I इज इक्वल टू Ne बाय R प्लस Nr। तो ये आया आपका करंट इस केस में। तो आपको पता होना चाहिए करंट निकलना कैसे। अब मैक्सिमम करंट के लिए देखो केस 1, अगर बच्चे आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, बाहर का रेजिस्टेंस जो R है, वो बहुत बड़ा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, जो किसके इक्वल है, Nr। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि बहुत बड़ा हो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो कैपिटल R है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और Nr है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर आपका R, कैपिटल R बहुत बड़ा हुआ Nr से, तो आपकी I की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ne बाय, इसको निग्लेक्ट कर देंगे ये वाली टर्म को, क्योंकि कैपिटल R मैंने क्या बोला, बहुत बड़ा है। तो उस केस में आपका नीचे बचेगा सिर्फ R, क्योंकि मैंने Nr को कर दिया निग्लेक्ट। तो ये आया हमारा करंट जो किसके इक्वल हुआ, N टाइम्स ऊपर वोल्टेज नीचे रेजिस्टेंस। तो दिस इज इक्वल टू N टाइम्स करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, है ना, ऊपर वोल्टेज है नीचे रेजिस्टेंस है और साथ में N मल्टीप्लाई हो रहा है, तो N टाइम्स आ रहा है। वही बच्चे अगर केस 2 की बात करें, जिसमें मैं ये बोल दूं कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस के, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आपका जो कैपिटल R है वो बहुत छोटा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज Nr। तो उस केस में आप क्या करोगे बच्चों, उस केस में हम नीचे जो है कैपिटल R को उड़ा देंगे, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, वो बहुत छोटा है। बहुत छोटी टर्म अगर आप प्लस भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे क्या आएगा, Nr। ये N से N कैंसिल हो गया तो क्या आया, E बाय R, ऊपर वोल्टेज नीचे रेजिस्टेंस, दिस इज करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल, है ना, ये एक सेल की बात हो रही है। और यहां पे क्या आया था, N टाइम्स। तो किस केस में करंट मैक्सिमम आ रहा है बच्चों, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही बड़ा होगा, उस केस में आप मैक्सिमम करंट लोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में से। और वो मैक्सिमम करंट किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू N टाइम्स ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल डिवाइडेड बाय टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि कब होता है मैक्सिमम करंट, तो आपने बोल देना जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये पूछ लिया कि कितना होगा, तो उस केस में आपने वो जो छोटा R का कंट्रीब्यूशन है उसको क्या कर देना है, उड़ा देना है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं। और दूसरी तरफ अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में उल्टा हो जाएगा, आपने कैपिटल R को उड़ा देना है। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। बच्चे दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो दो सेल्स लगे हैं पैरेलल में, एक E1 और एक E2। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, सबसे पहले कि सभी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ कनेक्ट हो और सभी के नेगेटिव टर्मिनल दूसरी तरफ कनेक्ट हो, और सभी सेल्स अपना इंडिविजुअल करंट जो है वो सर्किट में भेजे, तब होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखो ये सेल ने सपोज करो इधर भेजा I1, ये सेल ने सपोज करो इधर भेजा I2, ये दोनों इधर ऐड हो जाएंगे तो उसको मैंने I लिख दिया। अगर I इज व्हाट, I1 प्लस I2, तो वो सर्किट में ऐसे फ्लो करेंगे इस तरह। अब मैं चाहता हूं कि भी इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह मेरे पास एक सिंगल सेल आ जाए, मैं नहीं दो सर्किट में लगाना चाहता। तो वो सिंगल सेल की ईएमएफ कितनी होनी चाहिए टोटल, और उसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो यहाँ पे निकालना है। तो मैंने लगा दिया पहले, इन दोनों सेल्स की जगह मैंने एक सिंगल सेल लगा दिया जिसकी ईएमएफ E इक्विवेलेंट, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। काम सेम करेगा वो। अगर इन दोनों ने मिलकर टोटल करंट I भेजा है तो ये भी टोटल करंट कितना भेजेगा, I, जो किसके इक्वल होगा I1 प्लस I2। तो यहां से ये ऐसे फ्लो करेगा, सारा काम सेम करना है।
ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। फिर वही पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज क्या रहती है, सेम। कौन सी वोल्टेज? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो वाली वोल्टेज, ठीक है। तो पैरेलल में है तो जितनी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगी उतनी ही इसके क्रॉस होगी और उतनी किसके पास जाएगी? बल्ब के पास जाएगी। तो सबसे पहले हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं क्रॉस एसी। तो वीएसी निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं सेल 1 की हेल्प से निकालूंगा, ठीक, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहनी है, चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो, पैरेलल में लगे, है ना। तो पहले सेल 1 की हेल्प से निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ईएमएफ पहले सेल की माइनस आई इंटू रेजिस्टेंस पहले सेल का। करंट कितना दिया इसने? I1, तो I1 यहां से, ठीक है। अब मैं VAC को V लिख रहा हूं अकेला, ठीक है, अकेला V लिख रहा हूं इसको यहाँ पे। तो E1 माइनस I1 R1, यहां से I1 निकालते हैं। तो I1 क्या आएगा? देखो ये I1 R1 इधर आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां से I1 कितना आया? E1 बाय R1 माइनस V बाय R1। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। R1 को नीचे डिवाइड कर दिया दोनों के साथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। अब मैं AC के क्रॉस फिर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, बट विद द हेल्प ऑफ सेल 2। ये किया हमने सेल 1 की हेल्प से। अब बात करते हैं सेल 2, ठीक है। तो यहां पे फिर वही वैल्यू, अब AC के क्रॉस इस सेल की हेल्प से निकालना है तो क्या आएगा? E2 माइनस I2 R2, सब कुछ नीचे वाले सेल का। यहां से भी मैं AC की वोल्टेज को V लिख रहा हूं, सेम ही होगी क्योंकि। तो E2 माइनस I2 R2, इसको इधर ले आते हैं I2 R2, और ये वाली V उस तरफ चले गई। I2 कितना आ गया? E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। ये आ गया आपका I1, ये आ गया आपका I2। अब हम चेक करते हैं कि बच्चों की कितना करंट जा रहा है टोटल इस बल्ब के पास। तो कैसे निकलेगा वो? I था टोटल करंट, तो I1 प्लस I2, दोनों की वैल्यूज को फिल करो। E1 R1 माइनस V बाय R1 इस तरफ, प्लस E2 R2 माइनस V बाय R2। ये चीज आ गई। वहां पे आपके पास अब क्या आ जाएगा? देखो ये I E वाली टर्म्स इकट्ठी कर दी मैंने, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। और इधर से देखो ये वाली टर्म और इस वाली टर्म, दोनों में से मैं माइनस V कॉमन निकाल रहा हूं। तो क्या बचेगा आपके पास? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। थोड़ा लेंथी सा प्रोसेस है ये, ठीक है। तो यहां से I निकालना V है आपने यहाँ पे, ठीक है। मेन तो वोल्टेज सेम है ना तीनों में, तो V निकालना है अब आपने, कि दोनों से मिलके जो आपने निकाला V, उसका आंसर क्या आएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे V में I1 I2 दोनों आए। इसमें सिर्फ I1 आ रहा था, इसमें सिर्फ I2 आ रहा था, इसमें R1 आ रहा था, इसमें R2 आ रहा था। मैं चाहता हूं जो V निकले उसमें दोनों सेल का कंट्रीब्यूशन आ जाए, इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो V कितना आ जाएगा? देखो ये टर्म इधर आ जाएगी, तो V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये सारी टर्म इधर आ जाएगी। E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एलसीएम लो, R2 प्लस R1 R1 R2, इधर आपका E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2, एलसीएम ले लिए इस तरफ भी, और यहां पे आ गया माइनस। तो अब यहां से देखो V कितना आएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2। जो V के साथ ये टर्म थी, ये उधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। डिवाइड में क्या होगा? जो ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी, और जो नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी। तो पहले इस पूरी टर्म के साथ ये वाली टर्म डिवाइड हो जाएगी, तो इधर जाके वो रेसिप्रोकल हो गई। R1 R2 R2 प्लस R1, माइनस I के साथ भी ये सारी टर्म ऐसे ही R1 R2 R1 प्लस R2। ये R1 R2 इसके साथ कैंसिल, तो E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 R1 प्लस R2। ये आ गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC इन दोनों सेल्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। अब बच्चे अगर आप इन दोनों सेल्स की जगह सिंगल सेल लगा रहे हो ये वाला, तो इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस AC के क्रॉस क्या आएगी वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो फिर वही फॉर्मूला, V इज इक्वल टू सेल की EMF इक्विवेलेंट माइनस करंट, तो सेम ही भेजेगा I इंटू R इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट सेल का तो मतलब ही ये है ना कि सब कुछ सेम करना है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी AC के क्रॉस सेम होना चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों वोल्टेज क्या होनी चाहिए? सेम। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, नेक्स्ट स्टेप वही है कि इसको और इसको कंपेयर करो, तो कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि जो E इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल आ गया? E1 R2 प्लस E2 R1
R1 प्लस R2, ये चीज आ गई। और अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं वो किसके इक्वल आ गया, R1 R2 R1 प्लस R2। तो ये क्या है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में ऐसे तो निकालते हो 1/R1 प्लस 1/R2 करते हो तो उसके बाद सॉल्व करके आंसर तो यही आता है। तो रेजिस्टेंस का तो सीधा ही फंडा है कि रेजिस्टेंस में तो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला ही रूल लगाना है। सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी, तीनों चारों पांचों, तो आपने सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। और अगर दो की जगह बहुत सारे सेल्स लगे तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 सो ऑन 1/R। उसका तो कोई फंडा नहीं। बट व्हाट अबाउट टोटल ईएमएफ, ई इक्विवेलेंट, ये तो सिर्फ दो के लिए फॉर्मूला आया। अगर तीन होते, चार होते तो क्या करते आप लोग, तो उसके लिए सीखो। तो बच्चों अगर बहुत सारे सेल्स हो ना तो आप ई इक्विवेलेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ दो सेल्स के लिए कि अगर दो सेल्स पैरेलल में है तो उसके लिए यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला E1R2 प्लस E2R1, चेंज करके रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना। व्हाट अबाउट इफ देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स, फिर क्या करोगे, तो उसके लिए रिलेशन कैसे बना देखो। अगर मैं ई इक्विवेलेंट को आर इक्विवेलेंट के साथ डिवाइड कर दूं, दोनों को डिवाइड कर दूं, तो क्या बनेगा, E1R2 E2R1, दोनों के डिनोमिनेटर में तो यही टर्म है, कैंसिल हो जाएगी, तो ये बच जाएगा आपके पास R1R2। उसके बाद अगर मैं एलसीएम को स्प्लिट कर दूं, इसके नीचे भी R1R2, इसके नीचे भी R1R2, तो R2 के साथ R2 कैंसिल, R1 के साथ R1 कैंसिल, E1R1 E2R2, इधर R1 कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बच्चे यूज होगा अब आपका जब आपके पास दो से ज्यादा सेल लगे होंगे। इस फॉर्मूले से इक्विवेलेंट निकलेगा, थोड़ा मेथड बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं है। आर इक्विवेलेंट तो निकल ही जा रहा है, आर इक्विवेलेंट के लिए दो सेल हो चाहे चार सेल हो, आर इक्विवेलेंट तो आपको निकालना आता है, दो है तो डायरेक्ट ये लग जाता है। अगर ज्यादा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है पैरेलल का, जो सदियों से चला आ रहा है आपके लिए, है ना। अब इक्विवेलेंट के लिए अगर आपके पास तीन है, चार है, पांच सेल है तो क्या होगा, साथ में बस ऐड कर दे देना, E3/R3, यहाँ पे E4/R4, E5/R5। बस पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले में आर इक्विवेलेंट पुट करना पड़ेगा, देन आपके पास ये वैल्यूज तो होंगी, ये पुट कर देना और क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट। तो दो से ज्यादा लगे होंगे तो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, पर ज्यादातर आपको क्वेश्चन दो वाले आते हैं। और अगर ज्यादा लगे होंगे तो उसमें स्पेशल केस होता है, वो क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले दोनों केसेस के आपके फॉर्मुलेस लिखनी है। 2 सेल्स के लिए ये फॉर्मूले लग जाएंगे, n सेल्स है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और अगर आपके पास n आइडेंटिकल सेल हुए हैं, मतलब अब हर एक सेल की जो ईएमएफ है वो क्या है, सेम, तो उसको मैं लिख देता हूं कि सभी की ईएमएफ जो है वो E के इक्वल है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल। तो उस केस में बच्चों ये चीज ध्यान रख लेना, याद होनी चाहिए कि अगर आइडेंटिकल सेल लगे हैं तो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ इंडिविजुअल सेल की ईएमएफ के इक्वल ही आ जाता है, तो उसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। चाहे 100 ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 100 के लिए ये फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाना कि 100 अभी चलो प्लस करते जाओ प्लस करते जाओ, ना 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 ना, ये नहीं करना। याद रखना है अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं, सभी की ईएमएफ सेम है, जैसे E1 E2 EN सभी की मैंने E रख दी ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ भी क्या आएगी, E ही आएगी, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आप चाहे इसमें पुट करके देख लो, पुट करोगे सभी की ईएमएफ E, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो पुट करोगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, यही चीज बन जाती है आपकी। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना, पुट करके आप सीधा याद रखो इस चीज को, क्योंकि ऐसा एमसीक्यू आता है ये या फॉर्मूले क्वेश्चन में यूज हो रहे, तो इस चीज को याद रखना। और अगर आइडेंटिकल में इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट पूछा तो वो R/N हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीरीज में N into R हो जाता था, पैरेलल में R/N हो जाता है, इनके साथ डिवाइड कर देना और कुछ नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लो, लिख लो इसको नोटबुक में, यहां पे इसको लॉक कर लो, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अब एक छोटी सी चीज जो मैंने बहुत नोटिस की है कि बच्चों को कई बार सीरीज पैरेलल में पता ही नहीं लगता। लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक सर्किट है, ये सर्किट है बस, ठीक है, एक E1, एक R1, एक E2, एक R2, तो इसमें सेल किस कॉम्बिनेशन में लगे, तो आप फटक से जवाब दोगे, सर पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। नहीं बच्चों, ये पैरेलल में नहीं है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो ध्यान से, अब यहां पे ये करंट देगा I1, ये करंट इधर से देगा I2, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, आगे जाके तो झगड़ेंगे ये दोनों,
ऑब्वियस है ये झगड़ेंगे। अब अगर ये झगड़ेंगे तो कौन जीतेगा? जिसकी ईएमएफ ज्यादा होगी, जो ताकतवर होगा। तो अगर मैं बोलूं कि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो करंट का फ्लो जो है वो कौन डिसाइड करेगा? E1 वाला सर्किट डिसाइड करेगा, यहां से करंट फ्लो करेगा। इसका करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने सर्किट में कुछ और लगाया ही नहीं है कि ये अपना करंट इससे भागकर किसी और तरफ भेज दे। सर्किट में एक ही रास्ता है, तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करना है, सेम ही करंट फ्लो करना है। हाउ इज इट पॉसिबल? वो तो सीरीज में ही पॉसिबल है ना कि भी सेम ही करंट फ्लो करता जाए पूरे सर्किट में। सो दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस केस में ये वाला जो सेल है ये किस मोड में हो गया आपका? दिस इज इन चार्जिंग मोड। जिसके क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया उसको जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चार्जिंग मोड में है, इसमें से करंट निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में, इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर जा रहा है, तो ये चार्जिंग मोड में हो गया। बट दिस इज नॉट इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के टोटल ईएमएफ नहीं निकलेगा यहाँ पे, समझे ये बात। वहीं अगर ये सर्किट बच्चे ऐसा होता, नाउ दिस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाउ? देखो यहां से I1 करंट निकला, यहां से I2 करंट निकला। पहले क्या था, I1 और I2 के लिए कोई रास्ता नहीं था कि वो दोनों कहें चल यार इकट्ठे चलते हैं, नहीं लड़ते। वहां एक ही रास्ता था, किसी को एक को ही फ्लो करना पड़ता। तो उस केस में उनका झगड़ा हो गया, डोमिनेंट रोल वाला जीत गया। पर यहां पे क्या होगा, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, ये दोनों मिलके यहां से फ्लो कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों यहां से मिलके फ्लो कर सकते हैं तो अब दोनों करंट अलग अलग दे रहे हैं, अपना सर्किट में करंट उनका जा रहा है। तो ये कौन सा केस हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब सर्किट में दोनों सेल्स अपना करंट दे सकते हैं देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बट अगर वो दोनों नहीं दे सकते, मतलब बाहर कुछ लगा ही नहीं हुआ, सिर्फ दोनों सेल्स ही आपस में कनेक्ट है, बस आपने बाहर रास्ता नहीं दिया इस तरह, तो उस केस में वो चार्जिंग मोड एंड डिस्चार्जिंग मोड का क्वेश्चन होता है। तो ध्यान रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो पैरेलल कभी मत लगाना, वहां पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखना। और अगर ऐसा आया कि भी हाँ दो पैरेलल में लग के उसके साथ आपने एक सर्किट दिया है कि जिसमें करंट फ्लो कर सकते हो, उस केस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट की कंडीशन। तो बच्चों यहाँ पे मैंने पैरेलल में n आइडेंटिकल सेल्स लगाए और सभी की ईएमएफ E है और सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको R मान लेते हैं। और बाहर मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया कि इनका आपस में झगड़ा ना हो, जो मैंने आपको बताया। सभी मिलके करंट जो है इस बाहर वाले सर्किट में से फ्लो करवा देंगे भाई भाई बन के, ठीक है, लड़ाई नहीं करवानी इनकी हमने। तो अब देखो इस केस में करंट की मैक्सिमम कंडीशन निकालनी है। तो मैक्सिमम कंडीशन के लिए सबसे पहले आप करोगे क्या, करंट निकाल लोगे। करंट के लिए क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने, इक्विवेलेंट बाय R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट, यही फॉर्मूला है। E इक्विवेलेंट कितना होगा, सिंस दे आर आइडेंटिकल सेल्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, तो मैंने क्या बोला, पैरेलल में आइडेंटिकल का केस आ गया तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ इंडिविजुअल सेल। तो इक्विवेलेंट की जगह मैंने E ही लिख दिया, कैपिटल R है सच, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट इज योर R बाय N। वो तो ऐसे होता था ना, जितने लगे उसके साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब यहां से देखो बच्चों, हमने कंडीशन लगानी है मैक्सिमम की, तो उसके लिए केस 1 देखते हैं, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है, R इक्विवेलेंट लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब आपका कैपिटल R जो है वो बहुत बड़ा है, इंटरनल कितना है R बाय N से। तो I कितना आएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो I आएगा E बाय R विच इज व्हाट, करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। इसका मतलब यही हुआ ना, E बाय R तो क्या हो जाएगा, E सिंगल सेल से ईएमएफ मिल रही है, R रेजिस्टेंस हो गया, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। वही केस 2 की बात करें यहाँ, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा इक्विवेलेंट इंटरनल से, मतलब R इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R बाय N, तो आप अब क्या कर दोगे, कैपिटल R को निगलेक्ट कर दोगे, तो R बाय N, N ऊपर आ गया, N E बाय R विच इज व्हाट, N टाइम्स करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। एक सिंपल था E बाय R, एक आया N टाइम्स, तो किस केस में आपका करंट मैक्सिमम आ रहा है बच्चों, ऑब्वियस है आपका करंट इस केस में मैक्सिमम आ रहा है, मतलब जब आपका सेल का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बहुत बड़ा हो जाता है, उस केस में पैरेलल सर्किट में आप सेल से मैक्सिमम करंट लेते हो, जो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन से उल्टा है। सीरीज वाले में कब जाता है मैक्सिमम, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होता है, और पैरेलल वाले में कब जाता है, जब आपका
इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, माइंड में फिट कर लो इस चीज को, और आएगा आंसर कितना, एन ई बाय स्मॉल आर। उस केस में क्या आया था सीरीज वाले में, एन ई बाय कैपिटल आर। उल्टा है रिजल्ट, यहाँ इंटरनल बड़ा होगा तब आएगा, वहां एक्सटर्नल बड़ा होगा तब मैक्सिमम करंट आएगा। ठीक है, तो अब फटाफट कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बच्चे ये है क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया था आपको। यहाँ पे दो सेल्स लगे हैं और उनके साथ दो रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल में, और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो बता रहा है कि कितनी रीडिंग है, 1.2 वोल्ट्स। तो मुझे ये बताओ ये वोल्ट मीटर क्या रीडिंग बता रहा है? ये आपको बता रहा है टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सेल के पैरेलल में लगा है। इसका मतलब सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1.2 वोल्ट्स। और आपको पूछा गया है कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आर कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सिंपलीफाई दिस सर्किट फर्स्ट। तो सिंपलीफाई में ये दोनों पैरेलल में लगे, सेम लगे हैं। पैरेलल में जब रेजिस्टेंस सेम लगा होता है तो क्या हो जाता है, उतने ही टाइम क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो दो लगे थे तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10। इन दोनों की जगह 10 ओम लगा। अब ये दोनों सेल्स किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल में लगे तो आपको क्या बोला था, आइडेंटिकल का केस है, पैरेलल में लगे हैं तो आपको पता है इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आ जाती है, 1.5 वोल्ट ही आ जाती है। पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R और R पैरेलल में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगा दिया। और हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी दी है, वोल्ट मीटर की रीडिंग दी है 1.2 वोल्ट्स। ये इतनी ही रहेगी बच्चों। अगर आप पैरेलल सर्किट को सॉल्व भी कर रहे हो ना, उसकी जगह इक्विवेलेंट भी लगा रहे हो, तो भी पैरेलल की वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। इक्विवेलेंट सर्किट होते क्या है कि सब कुछ सेम रहे, जो पहले था वही बाद में रहे, इसलिए वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, सेम। अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। कितना इंटरनल रेजिस्टेंस, R/2। अब बच्चे R तो तब निकलेगा ना जब आपके पास I होगा। I कहां से आएगा, तो I तो बहुत सिंपल है, उसके लिए टीपीडी काम आएगा। टीपीडी किसके इक्वल होता है, I इंटू कैपिटल R। टीपीडी में तो I के साथ कैपिटल R है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं होता टीपीडी में। तो बस फिर I कितना आ गया, V बाय कैपिटल R। V कितना है आपके पास 1.2 और R कितना है आपके पास 10। तो ये आ गया आपके पास I की वैल्यू। अब वैल्यूज को वहां पुट करते हैं, तो E की जगह आ गया 1.5, V की जगह आ गया आपके पास 1.2 प्लस I की जगह 1.2 बाई 10 इंटू R/2। ये चीज बन गई। ये 1.5 माइनस 1.2 इज इक्वल टू यहाँ पे कटिंग 0.6, तो 6/100 डेसिमल मैंने हटा दिया, नीचे 10 आ गया। ठीक है, तो यहां से 1.5 माइनस 1.2 करोगे तो 0.3, तो ये 6/100 इंटू R, ये डेसिमल हटाया नीचे 10 आ गया, एक 0 से 0 कट गया, तो R कितना आ गया यहाँ से 3 इंटू 10/6 2, ये 5। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 5 ओम। उसने तो ईच सेल का पूछा ना, वैसे टोटल R/2 आया इंटरनल रेजिस्टेंस, पर ईच सेल का तो R था ना, तो कितना आ गया 5 ओम। तो कितना इजी क्वेश्चन था मेंस में, बस आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चे, इसमें आपके पास दो सेल है। पहले सेल की ईएमएफ 4 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5। दूसरे सेल की 8 वोल्ट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। कनेक्टेड टू दिस कॉम्बिनेशन 4.5 ओम, 3 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आपको पूछा गया कि फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। यहां से कितना करंट जाएगा ये आपसे पूछे, तो यहां से कितना करंट जाएगा उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कितना करंट सर्किट में आ रहा है, वो जाके इसमें डिवाइड होगा ना। देखो अगर मैं बोलूं कि यहां से करंट आएगा, अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों रखा, आप बोलो कि सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के लिए आपको टोटल ईएमएफ चाहिए, आप दोनों को उठा के ऐड कर दोगे। इतना सिंपल नहीं रखा क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। क्या ये दोनों की ईएमएफ सीधे निकल जाएगी ऐड करके? नहीं निकलेगी बच्चों। क्यों? पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, उल्टा कनेक्ट हो गया। सीरीज में क्या बोला था, पॉजिटिव के साथ अगले सेल का नेगेटिव कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ये बहस करेंगे अब, क्योंकि पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ गया है, पॉजिटिव जुड़ गया है। जब सेम पोलैरिटी जुड़ी होती है तो उस केस में आपको मैंने बताया है कि टोटल ईएमएफ प्लस होने की बजाय जो उल्टा जुड़ा है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो देखते हैं कि करंट फ्लो कौन करवाएगा, डोमिनेंट रोल में कौन होगा। ये 8 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो ऑब्वियस है डोमिनेंट रोल में कौन आएगा, 8 वोल्ट। तो करंट इसके अकॉर्डिंग फ्लो करेगा। आई यहां से गया इधर, यहां आई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आई सपोज करो इधर गया I1 और इधर चला गया I2, देन अगेन दोनों ऐड होके आई आ जाएगा।
ये चीज होगा ना। तो बस इसमें ये चीज थी क्वेश्चन में कि ये दोनों डायरेक्ट नहीं लगे थे, ये दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी में लगने चाहिए। सीरीज में ऑपोजिट पोलैरिटी होती है, मतलब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, यहाँ ऑपोजिट पोलैरिटी नहीं है। तो इस केस में जो आपकी इक्विवेलेंट आएगी वो कैसे निकलती थी, इसके पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है तो प्लस, इसकी नेगेटिव से बाहर निकल रहा है तो माइनस। यहाँ पे ये दोनों दुश्मन हैं, तो इक्विवेलेंट में माइनस हो गया। वहीं अगर ऐसे होता बच्चों, इस तरह दिस एंड दिस, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों के पॉजिटिव से निकला, ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है, दोनों के पॉजिटिव से निकला, फिर आप उनको क्या कर देते ऐड, फिर वहां पे वो दोनों भाईचारे में थे। पर यहाँ पे ये तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, है ना। सेम पोलैरिटी का क्वेश्चन है। अब आर इक्विवेलेंट की बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, वो तो ऐड ही होना है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो 0.5 प्लस 1 दैट इज 1.5। तो सबसे पहले आपको करंट चाहिए टोटल, उसका फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बाय R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। क्योंकि बाहर भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है तो कैपिटल R इक्विवेलेंट भी आएगा। तो पहले कैपिटल R इक्विवेलेंट निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, देखो कैपिटल R इक्विवेलेंट के लिए ये दोनों पैरेलल में है, जो आंसर आएगा इसके साथ सीरीज में होगा, तो इनका पैरेलल डायरेक्ट लिख सकते हो ना, 3 into 6 बाय 3 plus 6। ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों का, इसके साथ सीरीज में लगे तो कितना आ जाएगा 4.5। अब 3 और 6 ऐसे रहने देते हैं, नीचे प्लस हो जाते हैं, और ये 4.5, 3 3 are 9, 3 2 are 6, तो कितना आ गया 6.5 ओम इज योर कैपिटल R। अब I निकालो, I is your 4 by R equivalent is 6.5 plus small r equivalent is 1.5, तो 4 by 8 that is 1 by 2 एम्पेयर। तो आपका टोटल करंट सर्किट में कितना जा रहा है 1 by 2 एम्पेयर। अब यहां लगेगा करंट डिवाइडर रूल। तो जो तो मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरू से उनको तो ये पता है करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको हम सिखा देते हैं, है ना। तो क्या होता है करंट डिवाइडर रूल कि अगर पीछे से टोटल करंट आ रहा है I और आगे आपके दो रेजिस्टर है, एक 3 ओम और एक कितना है 6 ओम, ये चीज, तो इधर करंट अगर I1 गया और इधर I2 गया, इसको R1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं R2। तो आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर आपने I1 निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा ऊपर R2 नीचे दोनों रेजिस्टेंस ऐड इनटू I टोटल। ऐसे अगर आपने I2 निकालना होता तो ऊपर R1 नीचे दोनों रेजिस्टेंस ऐड में और इनटू I टोटल। तो हमने तो I1 ही निकालना है, हमें तो इसके क्रॉस पूछा है, तो क्या आंसर आएगा, ऊपर R2 मतलब 3, नीचे दोनों प्लस हो जाएंगे 6 + 3 इनटू I टोटल कितना आया आपका 1/2। तो ये आ गया आपका 3/9 इंटू 1/2, ये कटिंग 3 3 are 9, तो कितना आंसर आ गया 1/6 एम्पेयर। सो दिस इज योर क्वेश्चन जिसमें पीछे के सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलल का हो गया, सीरीज का हो गया, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बच्चे जाते जाते मैंने कहा चलो आपको एक चार्जिंग डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन भी बता ही देते हैं, जो मैंने आपको पहले सिखाया कि पैरेलल में कई बार पता ही नहीं लगता कि ये क्वेश्चन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम रखी है मैंने। अब देखने में आप पता क्या बोलोगे, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऐसे निकाल लेंगे, पर बहुत मुश्किल है बच्चे, यहाँ पे बहुत दिमाग लग जाता है, कई बार पैरेलल में घुस जाओगे तो पता ही नहीं लगना कुछ। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये पैरेलल में क्यों नहीं है। आपको मैंने क्या बताया था, पैरेलल में सेल तब होंगे जब दोनों को करंट फ्लो करवाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब बाहर एक रेजिस्टर लगा दोगे और दोनों करंट फ्लो करवाएंगे, है ना। पर यहाँ पे देखो ये दोनों सेल्स हैं, पर दोनों सेल को करंट जो है एक दूसरे के बीच में से ही फ्लो करवाना पड़ेगा, मैंने बाहर कोई रास्ता दिया ही नहीं आपको। तो इस केस में दे आर नॉट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, पैरेलल का नहीं है। तो ये माइंड में बिठा लो कि अगर सेल एक के साथ दूसरा ऐसे लगा हुआ है, that doesn't mean कि this is a question of parallel combination. For the parallel combination you require an additional external resistance या external circuit जहां से उन दोनों सेल्स के करंट को फ्लो करवाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार्जिंग है, ये डिस्चार्जिंग, वो चेक करते हैं। देखो ये पॉजिटिव है, ये इधर से अपना करंट देगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इधर से अपना करंट देगा, दोनों के करंट ऐड हो जाएंगे, तो ये भाई भाई बनके दोनों क्या करेंगे, अपना करंट फ्लो करवाएंगे। देखो ना इधर से ये करंट आ रहा है, इसके नेगेटिव में एंटर हो सकता है करंट, या पॉजिटिव से निकलेगा, तो अब ये जो दोनों करंट देंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ब्रदरहुड। यहाँ पे ये दोनों भाई बन गए हैं सेल्स की, दोनों का करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नो झगड़ा, है ना। तो इस केस में आपको उसने पूछा क्या है, एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। एमीटर क्या बताता है, टोटल करंट, वोल्टमीटर क्या बताता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ पे देखो एमीटर के लिए यू नीड टोटल करंट, टोटल करंट के लिए क्या करोगे आप, E इक्विवेलेंट बाय
आर प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट, यही चीज थी। अब इक्विवेलेंट में बात करें तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ दिखने में पैरेलल लग रहा था पर क्वेश्चन सीरीज का है, क्यों? क्योंकि एक ही करंट जो है पूरे सर्किट में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, कोई और रास्ता ही नहीं है, कहीं और से करंट आ नहीं रहा, कहीं और से करंट जा नहीं रहा, एक ही सर्किट में ऐसे गोल गोल जो है वो करंट घूम रहा है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीरीज। पैरेलल की कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए करवा रहा हूं, ये चीज ध्यान से समझ लेना। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकलती है? दोनों को प्लस कर दो, अगर पोलैरिटी ऑपोजिट अटैच है तो ऑपोजिट है, प्लस के साथ कौन अटैच है? माइनस अटैच है। तो यहां पे दोनों की ईएमएफ प्लस कर दो, 6 प्लस 9। कैपिटल आर 0 है क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, दोनों कौन से लगे हुए हैं? इंटरनल लगे हुए हैं। तो ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस अब किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। यही गड़बड़ हो जाती है हमसे, हम क्या मान लेते हैं? पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, इक्विवेलेंट का पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, इंटरनल रेजिस्टेंस का, चलो जी। और यहाँ तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 9 और 6 15, नीचे आ गया 2, तो 7.5 एम्पियर इज योर करंट। तो एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी? 7.5, ठीक है। तो अब हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। वोल्ट मीटर क्या बताएगा? टीपीडी। किसके क्रॉस लगा है? इसके क्रॉस लगा। इसके क्रॉस अगर लगा है वोल्ट मीटर तो आपको पता है कि V किसके इक्वल होता है? E माइनस IR, अगर आपका सेल डिस्चार्जिंग मोड में है। डिस्चार्जिंग मोड का मतलब कि वो सेल करंट दे रहा है ना कि ले रहा है, मतलब उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है ना, तो ये कौन से मोड में है? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग में V इज इक्वल टू E माइनस IR। E कितनी है? 6, I कितना है? 15/2, R कितना है आपका? 1। तो 6 माइनस 7.5 दैट इज माइनस 1.5 वोल्ट्स। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस 1.5 वोल्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन की। यहां पे देखो, अब पहले तो वही कंसेप्ट, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ पैरेलल, क्योंकि करंट को जाने का कोई और रास्ता नहीं है, तो दोनों में सेम ही करंट फ्लो करेगा। ये तो नहीं है कि यहां तक जाते जाते करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक ही रास्ता है, एक ही सर्किट है, ऐसी गोल गोल घूमना है, तो करंट सेम है। तो अगेन क्वेश्चन सीरीज का है। अब सीरीज का है तो क्या ये दोनों ब्रदरहुड में आएंगे या इस बार एनिमी बनेंगे, वो देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा? अगर ये इधर से करंट दे रहा है आई, तो ये भी इधर से करंट देगा आई। इसका अलग होगा करंट, इसका अलग होगा करंट, है ना। तो ये इधर से दे रहा है, ये इधर से दे रहा है, प्रॉब्लम हो गई। लड़ेंगे आगे, भिड़ जाएंगे ये दोनों अब आगे जाके, है ना। ये नहीं मानने वाले। क्यों नहीं मानने वाले? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं, चलो जी, है ना। तो लड़ेंगे आगे जाके। तो अब ये लड़ेंगे तो एक ही जीतेगा। कौन जीतेगा? डोमिनेंट वाला। कौन है डोमिनेंट वाला? 9 वोल्ट। तो करंट की डायरेक्शन डोमिनेंट के अकॉर्डिंग लेनी है, मतलब करंट अब इधर से इस तरफ जाएगा। क्लियर हुई ये बात? तो ये क्वेश्चन में आपके दोनों सेल्स क्या बन चुके हैं? एनिमी बन चुके हैं, ठीक है। अब क्या करोगे आगे? आई निकालना है, फॉर्मूला तो पता ही है, इक्विवेलेंट बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। इसमें अब ई कैसे निकलेगा? क्योंकि पोलैरिटी क्या लगी है? सेम लगी है। पॉजिटिव पॉजिटिव लड़ेंगे तो दोनों की ईएमएफ माइनस होती है। बताया था ना, जब पोलैरिटी ऑपोजिट लगी है तो दोनों ब्रदरहुड। पोलैरिटी सेम लग गई, इसके पॉजिटिव से निकल रहा है, ये प्लस हो जाएगा, इसके पॉजिटिव में एंटर हो रहा है तो ये गलत लगा है, तो ये माइनस हो जाएगा। नीचे R 0 है, दोनों सीरीज में लगे तो 2 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया? 9 में से 6 गए 3/2 आपका I आ गया। तो एमीटर की रीडिंग इज 3/2। नाउ वोल्ट मीटर की रीडिंग वो आपको टीपीडी देगा। अब यहाँ पे बच्चों देखो कि ये सेल जो है आपका, ये किस मोड में है? दिस इज इन चार्जिंग मोड। ये चार्जिंग में है आपका, क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट हम दे रहे हैं, इसे ले नहीं रहे, इसको दे रहे हैं। तो आप इसको चार्ज कर रहे हो, और जब चार्जिंग मोड होती है तो आपको पता होना चाहिए आपका टीपीडी E प्लस IR होता है इंस्टेड ऑफ E माइनस IR। तो E की जगह वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 प्लस I is 3/2 एंड R is again 1। तो 6 प्लस 3/2 is 1.5 दैट इज 7.5 वोल्ट। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसकी पिछली वीडियो जरूर देखो, जिसमें मैंने चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में समझाया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। मेरा मेन मोटिव ये क्वेश्चन को करवाने का ये था कि हर बार जो जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है। अगर ये ऊपर नीचे लगे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पैरेलल में लगे हैं, ये सीरीज में लगे हैं, क्योंकि आपने बाहर रास्ता नहीं दिया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको सीरीज पैरेलल के बारे में पता लग गया होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के साथ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।